नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। संभल हिंसा किसकी साजिश है? संभल में बवाल से किसे सियासी फायदा हो रहा है? विपक्ष लगातार योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है और इसी बीच संभल की लड़ाई संसद की कार्यवाही तक ठप हो गई, जिसकी वजह से आज लोकसभा में अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो भारी हंगामा हुआ। अखिलेश ने कहा कि जो लोग हर जगह को खोदना चाहते हैं वो एक दिन देश का भाईचारा खोद देंगे। उनके बयान से लोकसभा में हंगामा बरपा। अखिलेश ने कहा कि उपचुनाव की बेईमानी को छुपाने के लिए संभल में हिंसा करवाई गई ताकि ध्यान भटकाया जा सके। इधर राहुल गांधी कल संभल का दौरा करने वाले हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में एंट्री न देने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कमिश्नर ने कह दिया है कि राहुल ना आए संभल। संभल जिला प्रशासन ने नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बाहरियों की एंट्री रोकने की मांग कर दी है। राहुल गांधी को संभल न आने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना दौरा नहीं टालने का फैसला किया है। संभल में हिंसा क्यों हुई, किसकी साजिश थी, दंगाइयों को किसका बर्दाश्त हासिल है, इन तमाम सवालों को लेकर सियासी नूराकश्ती तेज है। इधर संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू है। 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सियासी दल संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। आखिर नेताओं के दौरे से संभल में क्या बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? क्या संभल जाकर नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? इन सब के इतर संभल से लेकर बदायूं और अजमेर शरीफ तक मस्जिदों का सर्वे क्यों हो रहा है? इसकी जरूरत आखिर क्या है? क्या मुस्लिम समुदाय के मस्जिद मदरसे वाकई निशाने पर है? इन तमाम सवालों को आइए समझने की आज कोशिश करेंगे दहाड़ की चर्चा में। लेकिन पक्ष और विपक्ष क्या कहता है, उससे पहले संसद में अखिलेश यादव ने कैसे संभल हिंसा को लेकर सवाल उठाए, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। अखिलेश यादव को इस बात को भी उठाना चाहिए कि आखिर कोर्ट के ऑर्डर पे अगर कोई टीम गई सर्वे करने, वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी और एडमिनिस्ट्रेशन न्यायालय के साथ या पुलिस के साथ गई। इसके बावजूद हजारों की भीड़ कैसे आ गई? सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है? ये लोग वहाँ जाके फिर लोगों की भावनाओं को भड़का के, लोगों को भड़का के, अपने राजनीतिक मुद्दे के लिए लोगों को भड़का के प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ये फाइनल हो गया कि कल सुबह राहुल जी दिल्ली से संभल के लिए निकलेंगे और संभल में जाकर के पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी यही कार्यक्रम आया है। आइए पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूं। पहला सवाल आज यही रहेगा जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा कि संभल हिंसा अखिलेश को आखिर साजिश क्यों लगती है। दूसरा सवाल यह कि संभल हिंसा से किसे सियासी फायदा हो सकता है। तीसरा सवाल यह कि पटरी पर लौट रहा संभल सियासत क्यों है प्रबल। चौथा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी के संभल जाने से हालात बिगड़ेंगे।
पांचवा सवाल यह कि विपक्ष को संभल जाने से आखिर रोका क्यों जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार साहब हैं, वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आप ही के साथ आती हूं और बहुत वाजिब सा सवाल है कि अगर संभल में हिंसा हुई है, प्रशासन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है और विपक्षी दल इस बीच में जाकर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, आखिर विपक्ष को संभल जाने से इतना तटस्थ होकर रोकने की जरूरत प्रशासन को क्यों है? देखिए पूर्णिमा जी, कोई भी ऐसा स्थान जिस स्थान पर कहीं भी हिंसा हुई हो, जिस स्थान को प्रशासन ने अपनी सूझबूझ के साथ, संयम के साथ संभाला हो, ऐसे स्थान पर देश भर में इस तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां पर किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के आने जाने, राजनीतिक या आध्यात्मिक धार्मिक कार्यकर्ता के आने जाने से अगर भावनाएं भड़कने की संभावना हो तो स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में निर्णय लेता है। और अभी संभल के जिस तरह के हालात हैं, संभल में स्थानीय प्रशासन इस बात के लिए बार बार मना कर रहा है कि वहां किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व्यक्ति के आने जाने से वहां भावनाएं भड़क सकती हैं और जिस स्थिति को संभाला गया है वो फिर से बेकाबू हो सकती है। संकट क्या है, अगर विपक्ष केवल वहां आंसू पोंछने के लिए जा रहा होता, अगर विपक्ष वहां लोगों की आवाज बनने के लिए जा रहा होता तो निश्चित तौर पर विपक्ष का स्वागत होता, विपक्ष के जाने में कोई आपत्ति ना होती। लेकिन विपक्ष की मंसूबे स्पष्ट हैं। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं पहली बात कहूंगा, ये पूरा वाकया जो हुआ है ये समाजवादी पार्टी के कारण ही हुआ है। कोर्ट का आदेश जब कमीशन का हुआ तो कमीशन के आदेश पर जब कोर्ट कमीशन वहां पहुंची है तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और वहां स्थानीय विधायक इनके ये दोनों पहुंच करके उस प्रक्रिया पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जुम्मे की नमाज के दिन जिस तरह से भड़काऊ तकरीरें करने का काम शफीकुर रहमान बर्क के परपोते जियाउर रहमान बर्क ने करने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तो मंशा स्पष्ट हो गई। एक उनके लिए हताशा का परिणाम आया है उपचुनाव का। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम किया जा सके। इसके लिए जो सबसे मजबूत उपलब्धि है कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था पर ही प्रहार किया जाए और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रची है इस हिंसा को कराने की। इसलिए समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल कोई नैतिक और किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि वो जाकर के वहां फिर से आग लगाने की चेष्टा करे। और राहुल गांधी जाए तो देखिए राहुल गांधी तो क्या कर सकते हैं इसका कोई अंदाजा कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं लगा पाते। वो क्या वक्तव्य दे देंगे, वो क्या जाकर के वहां कर देंगे, इसकी गारंटी तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं ले पाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है, राहुल गांधी कोई ऐसा बयान दे देते हैं फिर शाम को डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उसको रद्द करना पड़ता है कि उनके कहने का अभिप्राय ये नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर के देश में कई बार गंभीर सवाल उठते रहे। हाँ, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनकी पार्टी में उनको यह ओहदा दे दिया गया है, लेकिन सच बात तो यह है ना कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है ये अलग अलग अवसर पर दिखाई पड़ी है। हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि संभल की स्थिति अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा होता, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ता। और मैं ये पृष्ठभूमि के आधार पर कह रहा हूं, ये कपोल कल्पना के आधार पर नहीं है। मुजफ्फरनगर में कवाल गांव में 2 बच्चों के द्वारा अपनी बहन की अस्मत बचाने के लिए गुहार लगाना इतना महंगा पड़ा कि 2 बच्चों की न केवल जान गई बल्कि मुजफ्फरनगर और आसपास के कई जिलों में महीनों तक दंगा चला है, कर्फ्यू लगाने की नौबत आई है। हमने अपनी पृष्ठभूमि से सीखा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संवेदनशीलता बना दी जाती है और विशेष तौर पर उन स्थानों पर, और मैं सवाल उठा रहा हूं पूर्णिमा, आज लोकसभा के चुनाव से पहले चाहे राहुल जी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हो, यही पुस्तक लेकर के घूम रहे थे ना लगातार, ये भारत का संविधान, ये बार बार गुहार लगा रहे थे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान भाजपा तोड़ मरोड़ रही है। इसी संविधान के तहत ये अधिकार किसी भी नागरिक को है कि वो अनुतोष पाने के लिए अपने दावे को कोर्ट में जाकर के पेश कर सकता है, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कोर्ट को कह सकता है। और कोर्ट के पास इस संविधान ने ताकत दी है कि कोर्ट किसी भी मामले में निर्णय कर सकता है। यानी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया है, संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कोर्ट ने किया है। लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को नागवार गुजर रहा है, वो सिविल जज को बिल्कुल छोटी जज अदालत बता रहे हैं। उनके पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं छोटे छोटे जज निर्णय कर देते हैं। अरे भाई, ये छोटे जज इसी संविधान से बने हैं जिनको आप छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात यह है कि ये संविधान नहीं मानना चाहते हैं, मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्थिति में जा सकते हैं और यूपी को दंगों की आग में झोंकने के मंसूबे लेकर धर्म के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश कटियार साहब,
समाजवादी पार्टी अपने आप को भंग करने वाली है क्या सर? खत्म करने वाली है, अपने आप को भंग करने वाली है? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी की मैं बात सुन रहा था कि नहीं, मेरा कटियार साहब, समाजवादी पार्टी अपने आप को, अपनी पार्टी को भंग करने वाली है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? नहीं, मैंने इसलिए पूछा सर, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है। जिस बात का जिक्र अभी किया राकेश जी ने, बात सीधी सी सर ये है कि कोर्ट का ऑर्डर है, एक याचिका डाली गई, उस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई सर्वे हो सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है। जब पूरी की पूरी हिंसा भड़कती है, उसके बाद न्यायिक आयोग का गठन भी हो जाता है। उसको एक टाइमलाइन मिलती है कि इतनी टाइमलाइन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट हमको सबमिट करें। लेकिन फिर उसके बाद ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी क्यों एक बार फिर से लेकर आती है कि सियासत धर्म की हो रही है, पूरे देश को खोद डालेगी ये पार्टी, जिससे एकता खो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा, जो गंगा जमुनी तहजीब है वो खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम में आग लगाने की कोशिश उनके बीच इन बयानों के जरिए क्यों हो रही है अखिलेश कटियार? पूर्णिमा जी, जितनी देर में आपने सवाल किया तो उतना जवाब देने के लिए मुझे प्लीज उतना समय दीजिए। मैं आपको समय दूंगी सर, आप बोलना शुरू करिए पहले जी। अभी त्रिपाठी जी ने जो एक बात शुरू की, उन्होंने कहा कि बहुत हताशा की दौर से सपा गुजर रही है और हम सीट हार गए हैं। मुझे लगता है कि ये बात त्रिपाठी जी अपने बारे में बोल रहे हैं। पूर्णिमा जी, जब से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा करने के बाद जो 33 सीटों पे सिमटी है बीजेपी, उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहले बहराइच का मामला आया, बहराइच में देखा, फिर बाद में बीजेपी के विधायक ने क्या प्रेस किया, फिर जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश को पता चला कि बहराइच में क्या हुआ। दीपक झा जी, आपके पास आते हुए, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं संभल जाकर फिलहाल, और खास तौर पर जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अभी हालात तनावपूर्ण है, आप बाद में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी चाहते हैं कि वो अपना संभल का जो उनका पर्यटन है उसको जारी रखें, क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, अगर आपके सब जन के राहुल गांधी का पर्यटन है तो उस पर आपने बहुत आपत्ति है मुझको, इस तरह से आपको बोलना नहीं चाहिए। आप न्यूज दीजिए, सेंटीमेंट मत दीजिए, ठीक है ना? तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर्यटन के लिए जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप ही के बयानों को दोहराया मैंने, जो आप बाकी लोगों के लिए कहते हैं उसी को दोहराया मैंने। उसी को आप दोहरा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया, उस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन बयानों पर बाकियों को भी आपत्ति होती है जब दूसरों के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मेरा सवाल मुख्य ये था कि राहुल गांधी क्यों जाना चाहते हैं संभल, खास तौर पर जब वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए वहां के कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी मत आइए, बाद में आइएगा, अभी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। ठीक है, अब आपका सवाल जायज है, अब इस पे जवाब दिया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मणिपुर जाए। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी पर्यटन यात्रा पे विदेशों में जा सकते हैं। तो देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ऐसी स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता ने क्या बोला कि राहुल गांधी बन गए हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। अरे बन नहीं गए हैं, पार्टी को जनता ने इतना बहुमत दिया है, नरेंद्र मोदी के कृपा पात्र नहीं है। अब आप लोग नीतीश कुमार और नायडू के कृपा पात्र से प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि संभल क्या है, संभल बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है, प्रयोगशाला बना दिया है हिंदू मुसलमान के लिए। पूर्णिमा जी, इस देश में बताइए हो क्या रहा है? मैं कहता हूं अगर भाजपा के अंदर इतना ही बूता है, इतना ही मादा है, इनके इतनी ही हैसियत है, तो जाके पाकिस्तान को खोदे भैया, पाकिस्तान में खुदाई करो, वहां भी 2-4 मंदिर मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं इस देश में आप कहीं भी खोदोगे, कहीं भी तोड़ोगे, कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर शंकर निकल आएंगे। यहाँ तो कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो हर कंकड़ शंकर है तो हर जगह शंकर जी निकल आएंगे। आपने बनारस का क्या हाल किया है, कितने मंदिरों को तोड़ा है? ये पता है दीपक जी क्या है कंकड़ पत्थर शंकर? ये एक्चुअली एक भाव है मन का, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से रख सकते थे। अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं भी बात सब जायज हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आपकी कहीं भी बात पर यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है इस वक्त। देखिए पूर्णिमा जी, जिसको आपत्ति होगी, थोड़े से अनपढ़ लोग हो सकते हैं, इनकी अनपढ़ लोग हो सकते हैं, और आप अनपढ़ लोग हो सकते हैं जो कंकड़ पत्थर शंकर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सुन, अनपढ़ लोग हो सकते हैं वो,
मिली हुई नहीं, मैं अगर आप कुछ देखिए, ऐसी वैसी इस बात देश में- करेंगे दीपक जी, तो आपको टोकना तो मुझे पड़ेगा। कंकड़ पत्थर क्योंकि शंकर आपको- कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। अगर आप में बिल्कुल आस्था निकल- नहीं है, अगर आप में आस्था नहीं है, अगर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, अगर आपको बाबरनामा या आईने अकबरी जैसी किताब का कोई हवाला, कोई ज्ञान नहीं है, अब बताइए इसमें बैठकर पूर्णिमा मिश्रा क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर देखिए, सकती। पूर्णिमा- तो असल में पूर्णिमा- अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा कौन है, इसका भेद तो खुद ही खुल जाता है। फिर नहीं खुलता दीपक जी। पूर्णिमा में अब आप बोलने दीजिए तो बस जिस बात पर ऑब्जेक्शन था मैंने रेस कर दिया। आपको रियलाइजेशन है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं? सुनिए, जाकी रही भावना जैसी। सुनिए, अगर जाकी रही भावना जैसी तो ठीक है। ईशोपनिषद आप जाके पढ़िएगा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन चलिए, बहुत भुंजिता। अच्छी बात है। आप तो दोबारा सुनिए, से कंकड़ सुनिए, पत्थर शंकर कुछ भी मिल सुनिए। जाएगा मत बोलिएगा, बस That's अरे all. सुनिए सुनिए आगे बढ़िए। सुनिए, अगर आपकी भावना आहत हुई तो मुझे दुनिया भर की भावनाओं को नहीं, आपकी भावना आहत हुई कि हर कंकड़ को आप पूछती हैं, हर कंकड़ हर पत्थर को आप शंकर मानते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरे शब्द आपको बुरे लगे, इसके लिए माफी। लेकिन इस देश में आप हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौराणिक, साहित्यिक और आदिकाल से सारी चीजें चली आ रही है। आप कहीं भी खुदाई करें तो मिलेंगे ही पत्थर मिलेंगे, और कोई जिसकी भावना शिव रूप में पूजा करता है, कोई शिव में पूजा करता है, कोई विष्णु भगवान मानता है। तो मानने वालों की इस देश में कमी नहीं है। लेकिन बात क्या है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं? देश को आप 500 साल या 5000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, या आप आगे ले जाना चाहते हैं इस देश को? तो भाजपा की नीयत क्या है, भाजपा की मंशा क्या है, उस पे है बात। भावनाओं को आहत करने की नहीं है। बात यह कि इस देश को आप तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, विकास का सपना दिखाते हैं और विनाश के गर्त में ढकेलना चाहते हैं। बात है कि हम कहते हैं ना, भगवान हम सबके अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, हम इसकी परिकल्पना करते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में यही कहा गया है। तो जब अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं? अच्छा। तो राम ने, कबीर ने, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी अच्छी इस पे बातें कही हैं, लेकिन भाजपा को इनको समझ में नहीं आता है। ये देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, इतनी इनको हमदर्दी है तो जाके मणिपुर में मराम लगा क्या है? और दोबारा अगर भाजपा कहती है कि पर्यटन है, तो भाजपा एक बेशरम पार्टी है जिसको कि ना किसी के मौत से जवाब लेना ले लेती देना हूँ। है, त्रिपाठी ना जी किसी के जल्दी दुख से जवाब देंगे, फिर उसके बाद कटियार साहब, वेदभूषण, रमनीश जी आपके पास आऊंगे। बोलिए। ये संकट क्या है कि वही व्यवहार सबके साथ करना चाहिए जो व्यवहार आपको स्वयं के साथ अच्छा लगता हो। अभी दीपक झा ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को विदेशी पर्यटन कहा। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों को विदेशी पर्यटन कहने वाले लोग राहुल गांधी के दौरे को पर्यटन कहते ही कैसे खींच जाते हैं? अरे भी ऐसा मत किया करिए ना। सबके लिए आदर रखेंगे तो आपको भी आदर मिलेगा। मैंने सुना है दीपक जी कि सुन लीजिए, वन ऑन वन एक एक करके बात करेंगे सर, बोलिएगा। मैं दीपक जी की बहुत आपत्तिजनक बात थी। अच्छा हुआ पूर्णिमा जी आपने इसको रोक दिया, वरना वास्तविकता में कंकड़, शक्कर, पत्थर जिस तरह से इन्होंने एक स्वर में कहा ना, निश्चित तौर पर यह बहुत आपत्तिजनक था। लेकिन आपने आपत्ति रेस की, अच्छी बात है, मैं उस आपत्ति पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं दीपक जी को पूछ रहा हूं, दुनिया भर में अगर आप देखेंगे मस्जिदों की संख्या के आधार पर, तो दुनिया भर में मस्जिदों की संख्या के आधार पर भारत दूसरा ऐसा मुल्क है, और गैर इस्लामिक मुल्कों में भारत पहला ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों को लेकर के कोई खुदाई की अपेक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन भारत का संविधान यह अधिकार देता है कि सिविल सूट जैसे फाइल होता है, अपनी जमीन के लिए, अपने खेत के लिए, अपने मकान के लिए, अपने दुकान के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। तो अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने धर्मस्थल के लिए, अपने पूजा स्थल के लिए, अपने मंदिर के लिए कोर्ट क्यों नहीं जा सकता है? और संविधान का पालन करके कोई जा रहा है, कोर्ट में जाकर के साक्ष्य रखने की गुहार कर रहा है, सर्वे कराने की गुहार कर रहा है, कमीशन करने की गुहार कर रहा है, साक्ष्य रख रहा है। लेकिन आपको कानून पर भरोसा नहीं है, आपको भारतीय विधि संहिताओं में भरोसा नहीं है, आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको आपके मजहबी तुष्टीकरण पर भरोसा है। अगर कोई विधिक तरीके से जा रहा है तो आपत्ति क्या है आपको? अगर कहीं शंकर मिलेंगे तो हम शंकर को आदर देंगे, हम शंकर को पूजेंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, जरा किसी मौलाना को समझाइएगा। अभी आपकी सारी जितना ज्ञान विद्वता आपने जाहिर की है ना, अभी मौलाना को जैसे बताएंगे कि आपके अंदर जो ब्रह्म है वही मेरे अंदर भी ब्रह्म है। देखिए अभी कितनी आपत्ति आ जाएगी। जल्दी से बाकी सबसे भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कटियार साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरा कीजिएगा। आती हूँ दीपक जी, आती हूँ, काउंटर दीजिएगा प्लीज।
कटियार साहब, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अदालत हमारे देश की है सर, हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे रीमा जी अदालतें हो, चाहे पार्लियामेंट हो। हम सब लोगों का जो मूल उद्देश्य है वो जनता की भलाई है, अमन शांति है, चैन है। यही इसीलिए तो हम सब लोग सामाजिक जीवन में हैं। जब 1991 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि 1947 के बाद वो स्थिति में बदलाव नहीं 47 होगा, सर। तो सर्वे से क्या बदलेगा? 47 सर। 1947 जी, हाँ। जी 1947 में वही बोल रहा हूं। तो 1947 में जब ये एक कानून बना हुआ है और हम उसके बाद सर्वे करके, और ये निश्चित है कि ये कानून है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो इस सर्वे से पूर्णिमा जी मेरे नेता का जो कहना है कि इससे हल क्या निकलेगा, इस बात को, और इससे जो विवाद पैदा हो रहा है जिससे लोगों की जाने जा रही है, तो क्या पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं कि इस पे गंभीर बहस पॉइंट करके टेकन सर। गाइडलाइन दे? दोनों बातें अलग अलग हैं इसमें, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि वो कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर दूसरा सवाल आपने पूछा कि इससे हासिल क्या होगा। अगर ऐसा है रमनीश वत्स जी, तो फिर तो सब छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम ये कहेंगे या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार जाकर सर्वे करेगा और ऐसे साक्ष्य मिले जिससे हिंदू मंदिर होने का प्रमाण मिलेगा, तो फिर तो हर जगह फिर ऐसी स्थिति पैदा होगी, तो छोड़ देना चाहिए फिर तो। सबसे पहली बात है, मुझे लगता है कि जहाँ तक संभल में हरिहर मंदिर का सवाल है पूर्णिमा जी, तो 1879 में ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ASI ने उस समय रिपोर्ट उसने तैयार किया था। उसके बाद देखिएगा तो गैजेटेरियन 1968 में भी इसकी चर्चा है संभल में हरिहर मंदिर की। फिर आईने अकबरी की जब हम बात करते हैं मुगल काल में, बाबर के समय में, तो उस समय भी हरिहर मंदिर संभल में है, ऐसी चर्चा है। लेकिन इसके स्वरूप को बदलने का भले ही अखिलेश जी प्रयास करें, चाहे राहुल गांधी जी संभल में जाकर के इस स्वरूप को बदल दें कि नहीं संभल में मस्जिद ही है, तो बदलने वाला तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। संभल में हरिहर मंदिर की बात करें, काशी में ज्ञानवापी मंदिर की बात करें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जैसे कि पहले राम मंदिर था उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया था। अजमेर में सरस्वती मंदिर के जगह 2.5 दिन का झोपड़ा है। ऐसे आप देखिए कि तो 28 मंदिर को तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे जो आप कुतुब मीनार है उसका निर्माण किया था। वहीं पे आप मस्जिद में जाकर के वहां पे अभी भी वर्तमान में लिखा हुआ है, वहां पे आप देखिए बोर्ड में है। तो आप उन्होंने अखिलेश जी ने बहुत सारे सवालात भी आज उठा दिए, प्रेम की बात करी उन्होंने, भाईचारा की बात करी। तो ये सवाल तो आप जाकर के आप जियाउर रहमान वर्ग से भी किया जा सकता है कि पत्थरबाजी किसने शुरू की, पत्थर किसने बरसाए थे जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, जब वहां पे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही थी, वहां पे पत्थर कौन बरसाने वाला था? जियाउर रहमान वर्ग आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? अखिलेश यादव जी प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं तो हम हिंदू जो है वो तो भाई बन जाते हैं, और चारा आज जो है सिर्फ हिंदू जो है भाई बन के रहे और चारा कौन खा जाए? मुसलमान। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है। और आज अखिलेश जी आप जब प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं तो आपने पिताश्री को नहीं बताया था जब 200 कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, उस समय आपको नहीं दिखा था? उसके बाद 2000 में प्रेम और भाईचारा आपको किसके लिए दिखता है यह भी बताना जरूरी है। 2000 में 12 आतंकियों के लिए आपने हलफनामा दिया था सजा माफी के लिए, जब कोर्ट ने आपको खरी खोटी सुनाई, जब कहा कि पद्म भूषण भी इसको दे दीजिए, तब जाकर आपको ख्याल आया। आपने का प्रेम दिखता है कि मुजफ्फरनगर में दंगों में सिर्फ मुसलमानों को 90 करोड़ रुपए आपने जब दे दिया, घोषणा कर दी थी कि 90 करोड़ का मुआवजा। आपका प्रेम दिखता है अखलाक के लिए, अखलाक जब गुजर गया था उसके लिए हमें समझना है, ठीक है, लेकिन अखलाक के गुजरने के बाद 25 लाख रुपया उसके भाइयों तक के मुआवजा आपने दिया था। आपका प्रेम किसके लिए कब कब दिखता है? और राहुल गांधी जी आप किस लिए जा रहे हैं? आप महिला डॉक्टर की जब दर्दनाक रूप से जब हत्या हुई थी तब तो आप नहीं देख गए थे। आप राम गोपाल मिश्रा की जब क्रूरता से हत्या जब हो गई थी तब तो आप नहीं गए थे। आज राहुल गांधी जी क्यों जा रहे हैं? वोट की तलाश में, मुसलमानों के वोट की एक नए स्वरूप को बदलने के लिए जा रहे हैं, उसकी तलाश के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी आपका प्रेम कब दिखता है? ममता बनर्जी आपका प्रेम क्यों? ये सारा जो झोल आप दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, सब कुछ ये जो दे रहे 1990 वर्शिप एक्ट तो इसमें है ही नहीं। सिर्फ एक सवाल है इसमें
इनको लग रहा है कि वक्फ जो बोर्ड है वो कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जी छाती पीट रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था तन मन धन से हम लगे हुए हैं। ठीक है वेद भूषण जी, आपके पास आते हुए, जिस तरीके की स्थिति सर संभल में बनी हुई है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सियासी दौरा, और मैं सियासी इसीलिए कह रही हूँ सर क्योंकि इसके मूल में जाकर सवाल यह है कि अगर ये नेता संभल जाएंगे तो क्या बन जाएगा और नहीं जाएंगे तो बिगड़ क्या जाएगा। इसीलिए मैंने सियासत के शब्द का इसमें इस्तेमाल किया। लेकिन एक तरफ पुलिस है, प्रशासन है, उसके लिए वैसे ही चैलेंजिंग है अभी पूरे के पूरे संभल में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और वहां प्रशासन के कहने के बावजूद नेतागढ़ चाहते हैं कि वो आए, वहां पर लोगों से मुलाकात करें। ये और ज्यादा चुनौती को नहीं बढ़ा देता है? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो मेरा ऐतराज है, जो भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता यदि कोर्ट को छोटा कहेंगे तो उनको जानना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने और कानून ने कहा है कि उसको ट्रायल कोर्ट कहा जाएगा। छोटा कोर्ट नहीं होती कि छोटी कोर्ट और बड़ी कोर्ट, सभी कोर्टों का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। अब दूसरा जो निर्णय आता है कि किसको रोका जाए ना रोका जाए, जो आप धारा 163 अब नए कानून की दिखा रही हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और इनके 18 कैबिनेट मिनिस्टर को जब 2014 में पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी का पहला भाषण होना था तो लाखों की तादाद में कांग्रेस के लोग वहां इकट्ठा होकर आए थे। मैंने एज एसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट उनको 4 घंटा 10 मिनट डिटेन किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पार्लियामेंट में मोदी जी का भाषण ना हो पाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट थाने से मैं रिकॉर्ड प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ये प्रशासन की और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि यदि इस तरह के हालात हैं तो रोका जाए, डिटेन किया जाए, जरूरत हो तो अरेस्ट भी किया जाए। और मैं दूसरी एक चीज जोड़ना चाहता हूं पूर्णिमा, जो चर्च और मस्जिद की बात हो रही थी, 2018-19 में मैं रिटायरमेंट के बाद टर्की में इस्तांबुल गया था। उस टाइम एक चर्च था वहां पर, उसका नाम था हागिया चर्च। मैं जब इंडिया लौट के आया 2 महीने बाद उसका नाम हो गया हागिया मस्जिद। उसको लेकर पूरे वर्ल्ड में काफी कहासुनी हुई, चर्चा हुई, पर हिंदुस्तान में सब उस मामले के अंदर चुप रह गए कि चर्च को रातों रात कैसे मस्जिद बदल दिया गया। अब आते हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, क्योंकि कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सभी को इस देश में भ्रमण करने की आजादी है, परंतु कानून को तोड़ने की आजादी किसी को नहीं है। ये तमाम कानून पार्लियामेंट से बने हैं और जो चीजें हैं अदालत के अंदर विचाराधीन है, जिनको छोटी कोर्ट बोलते हैं, मैं उनको बहुत बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि वो हमारी अदालतें हैं जहां से कानून व्यवस्था शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन नहीं किया कि उस कोर्ट के आदेश और सबसे बड़ी बात कि पूरा डेटा भी इसी बीच में सर उपलब्ध भी करा देना चाहिए कि कितने ऐसे केसेस हैं पूरे देश भर के जो कि इन्हीं निचली अदालतों में सॉल्व होते हैं, जहां पर कितने लोगों को न्याय मिल पाता है, क्योंकि सारे केसेस आपके अपर कोर्ट या हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपके नहीं जा सकते। इसीलिए छोटा जज क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, जाहिर बात है कि न्यायपालिका और जजेस से जुड़ी ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं सर कोर्ट का गैर सम्मान या मानना करना जैसा है। हमारी अदालतों का लाखों अदालतें हैं, इसका मतलब वो कोर्ट में बेकार हैं, केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं, एब्सोल्युटली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहले दीपक जी आपके पास आऊंगे, अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद राकेश जी और अखिलेश जी आपके पास आते हैं। दीपक जी। पूर्णिमा जी, बात यह है कि इस देश में हो क्या रहा है, इस देश को आप ले कहां जाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखिए 2014 में विकास के, तरक्की के सपने दिखाए थे, और आज इस देश को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी सवाल किया था और अभी करूंगा, जिसकी जहां पे भावनाएं, आप खुदाई करिए, आप मंदिर के उस पे सर्वे कराइए, आप मस्जिद पे सर्वे कराइए। दीपक जी, बीजेपी नहीं खोद रही है, प्लीज समझिए आप सर। मैं सिर्फ दीपक जी, आप मेरी एक बेसिक सी बात समझिए। यहाँ तो बात बीजेपी, सुनिए ना सर, इसमें सरकार का रोल, सरकार का रोल बताइए। चलिए सरकार, राज्य सरकार का रोल बताइए इसमें मुझे। आपको इतना दर्द क्यों हो जाता है? अरे भाई, अब आप तथ्यहीन बात करेंगे तो तथ्य तो सही करने पड़ेंगे ना दीपक जी। आज पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, सुनिए, आज पहली बार नहीं कर रही हूँ। सवाल का जवाब दे दीजिए, राज्य सरकार का रोल बताइए इस पूरे मामले में। अब मैं बता रहा हूँ, अब देखिए, जहां भाजपा सरकार है, जिस राज्यों में भाजपा सरकार है, वहीं पे सिर्फ इस तरीके से फैसले हो रहे हैं। वहीं पे जाके सर्वे हो रहे हैं, कहीं और तो हो नहीं रहे। कौन सी मस्जिद अभी रही सर?
हिमाचल में? जरा नाम बताइएगा रमनीश जी। उसको एक तोड़ बार जरा दिया चेक गया, करके वो अवैध था, वो अवैध था। नहीं, मैंने बस शिमला पूछा में- ऐसे ही, मैंने ऐसे ही पूछ नहीं, मैं लिया आपको बीच बता रहा हूँ, नहीं आपने ऐसे पूछ लिया, मैं आपका नॉलेज ज्ञान वर्धन कर दे रहा हूँ। हाँ, कर दीजिए, तोड़ने कर का आदेश है हाँ। और वो तोड़ी जाएगी। 3 अच्छा। मंजिला जो अवैध कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ा जाएगा। लेकिन अवैध हम construction खड़ा कर लेंगे और- 3 मंजिल उसके ऊपर, है ना? फिर भले ही बाद में तोड़ दिया जाए। तो तब पूछे, इनसे पूछे भाजपा प्रवक्ता से, जब 1 साल पहले बनाई गई थी, जब 1 साल अगर वो पहले वहाँ पे अवैध भाजपा जो की 3 सरकार थी, मंजिला जयराम थी, रमेश ठाकुर- अगर वो अवैध जो 3 मंजिला थी उसको अब तोड़ा जाएगा, तो अगर अवैध मस्जिद बनी है मंदिर तोड़कर, तो उसका सर्वे भी नहीं होना चाहिए दीपक जी। कराइए ना, आप कराइए। अगर वो तो आपको रहा है, यही उसी लगता पर है तो कि सारा पूरे- बवाल है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले एक अयोध्या राम मंदिर पे विवाद था, अब आपको भाजपा उससे भी चाहती कि समस्या? गली गली। अब आपको अगली से भी समस्या, फिर कुछ और आएगा आपको उससे भी समस्या। पूर्णिमा जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, या कहिए तो मैं नहीं बोलूं, चुपचाप रहता मैंने हूं। आपसे सवाल पूछा, राज्य नहीं, सरकार का सवाल रोल मत करिए बताइए। ना। नहीं, सवाल एक बार करिए ना सवाल। एक बार कर लिया, भाजपा चलिए को- राज्य सरकार का बताइए, मुझे रोल बताइए। राज्य सरकार का रोल है कि संभल दंगे कराइए, बहराइच दंगे कराइए, और लखनऊ में गोली मरवाइए लोगों को, गोरखपुर में गोली मारेंगे पुलिस वाले। तो उत्तर प्रदेश का रोल यही है, उत्तर प्रदेश सरकार का रोल यही है कि दंगे करवाइए, जातिगत दंगे करवाइए, धर्म के नाम पे दंगे करवाइए, और इनसे सवाल मत करिए। अगर आप सवाल करेंगे तो ये आपको गोली मार देंगे। हम तो आपसे असहमति और असहमति जता सकते हैं, ये तो पत्रकारों को भी गोली मार देते हैं, पत्रकारों को भी जेल में डाल देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बिहार आपको से मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट दिख रही है सर? देखिए, आप पूछ रही थी कि राहुल गांधी को जाने से क्यों रोका जा रहा है। आप देखिए ना, जिनकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के बेसिर पैर की बात करते हो ना, उनके नेताओं को कैसे जाने की अनुमति दे दी जाए? ये कह रहे हैं कि सवाल पूछेंगे तो गोली मार देते हैं। आप मणिपुर जा सकते हैं क्या? आप मणिपुर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकता है। अरे दीपक जी, संदेश खाली गए थे क्या? पत्रकार को गोली मार दी है। दीपक जी, संदेश खाली गए थे क्या? पत्रकारों को गोली मार देते हैं। पूर्णिमा जी, कुछ जगह आप भी जाइए ना। संदेश खाली गए थे क्या सर आप लोग? आप पत्रकार का नाम बताइए। पूर्णिमा जी, इस पत्रकार को जगह गोली मार आपको दी है। भी जानना चाहिए, आप भी उस देश दीपक को झा, आप जब तक मेरा KRA, अब आप जब तक मेरा दीपक जी KRA तय नहीं कर लेंगे तो मैं अपने जॉब को कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगी, बताइए। सही कह रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी का ही इंतजार था, और खास तौर पर उस कांग्रेस पार्टी में दीपक झा का, जो 6 बजे दहाड़ में 6:31 पर आज की चर्चा में मुझे बताएंगे कि मैडम आपका KRA मैं ये तय कर रहा हूं, अब जाके ऐसे काम करिए। थैंक यू राकेश जी, बात पूरी करें। नहीं, एक दूसरी बात, थैंक यू बोल दिया आपने, आपको धन्यवाद। आप सवाल कर सकती हैं, आप अपने सेंटीमेंट दीपक झा को या देश को नहीं दे सकते। अगर आप न्यूज एंकर की तरफ पे है तो दीपक जी, मुझे आपसे राय मशवरा नहीं चाहिए, आप देते रहिए मुझे ज्ञान, आप देते रहिए मुझे राय, मैं उसको मेरे दरवाजे से आने से पहले ही रिजेक्ट कर देती हूँ सर। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। मैंने आपसे पूछा हिमाचल की मस्जिद में क्या हुआ, आपने फौरन कह दिया कि अरे वो तो अवैध था। अरे तो उसको अवैध को तोड़ा जाएगा तो जहां पर अगर मंदिर होने के प्रमाण मिलेंगे किसी मस्जिद के नीचे, तो क्या करेंगे? देश में आप जितना मैं आपसे आराम से बात करती हूँ, आप उतना इधर उधर चर्चा को लेकर जाते हैं। आपको कंकड़ पत्थर शंकर नजर आते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता आपको क्या बोलना चाहिए सर। बिल्कुल, हमने कहा कि यहाँ पे हर कंकड़ है। फिर उसके बाद आप जाके अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में कहेंगे कि आपको बोलने का समय नहीं दिया गया। साथ ही ये भी बताया करिए कि हम लोग क्या कहते हैं बैठे हुए एंकर्स को, मॉडरेटर्स को हम ज्ञान देते हैं कि आपको ये बात करनी चाहिए, आपको यहाँ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। प्लीज दीपक जी, गुलामी करना बंद करिए। अलग दुश्मनी लेके बैठे आप। नहीं, भाजपा की गुलामी की मानसिकता अरे से सर बाहर प्लीज, निकलिए, और बाहर निकलिए, इससे कुछ नया लेकर आइए। राकेश त्रिपाठी मुझे कल परसों में चेक नहीं भेज रहे हैं, बाहर निकलिए इससे दीपक जी। मैं बाहर निकल चुका बाहर हूं, आप भी निकलिए बाहर इनसे और नया लेकर आइए। आप भी 99 सीटें जीती थी ना लोकसभा में, उसके बाद विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करनी चाहिए थी। बैठे बैठे हरियाणा हार गए आप लोग, बैठे बैठे महाराष्ट्र लूज कर दिया आप लोगों ने। जमीन पर काम करिए, जीत दर्ज करिए और उसके बाद सरकार बनाइए, फिर बात करिएगा। सरकार से डरे हुए लोग हैं और सवाल करते हैं। राकेश जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। राकेश जी क्विकली करेंगे, फिर अखिलेश जी आपके पास आऊंगा। हुआ कैसे? संभल के अंदर अगर इस लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करने में भी यकीन नहीं है। संभल के दीपक जी शांत हो जाइए। आपने हिंदू मुसलमान कर, अरे दीपक जी शांत हो जाइए। भाजपा ने किया, हम कह रहे हैं दंगे पे दंगे राकेश जी, उत्तर प्रदेश में। जल्दी से सर 1 मिनट का समय दूंगी आपको सर प्लीज। मैं आग्रह करूंगा दीपक झा ध्यानपूर्वक सुने, मैं भी सुनता हूं ध्यानपूर्वक। मेरा 2-3 सवाल, दीपक झा ने पूछा अभी कि भाजपा देश को कहां ले जाना चाह रही है, देश कहां जा रहा है, आपको जानकारी नहीं, अपडेट हो जाइए। देश चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है, देश तीसरी अर्थव्यवस्था तक जा रहा है दुनिया भर में, ये आपको जानकारी नहीं है।
देश को कहां ले जाना चाहते हैं, घोषित करके कहा है 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आपको नई जानकारी है तो नई जानकारी है तो जानकारी इकट्ठा करिए। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, यह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है, राज्य सरकार का आदेश नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय कर दिया कि संभल में अब जाकर के सर्वे होगा। यह राजस्थान सरकार ने तय कर दिया कि अजमेर शरीफ पे अब जाकर के सर्वे होगा। ये निर्णय, ये घोषणाएं कोर्ट के द्वारा हुई है। कोर्ट ने पक्ष को सुनकर के गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर ये निर्णय किए हैं। और निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई व्यक्ति अगर जाकर के अनुतोष कोर्ट से मांगे तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन उठाकर फेंक दे कि नहीं कांग्रेस पार्टी इस बात की विरोधी है, इस नाते इसको नहीं चुना जाना चाहिए। और अखिलेश कटियार भी कह रहे थे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न होता है। अरे पढ़ लो ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत मोटा एक्ट नहीं है, बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत कम पन्नों का बहुत छोटा सा एक्ट है, पढ़ लीजिए। हालांकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी कांग्रेस पार्टी मजहबी तुष्टीकरण के लिए संसद में क्यों लेकर के आई थी, इसको लेकर के भी एक लंबी डिबेट हो सकती है। और क्यों वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, ये भी एक गंभीर सवाल है। लेकिन आप जो कानून लेकर आए थे ना, वो कानून भी इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून के बारे में अभी निर्णय करने वाला है, परेशान मत होइए। अच्छा, मुझे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वैसे भी संभल में लगता नहीं है, क्योंकि संभल की जो हरिहर मंदिर की बात हो रही है, जामा मस्जिद की बात हो रही है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक को सर्वे किया जा सकता है।